हम्म देखो, तो एक एक्सपेरिमेंट है और इस पे क्वेश्चन जो है हमेशा, मैं ऑडिबल तो हूं ना? यस नो बोल दो। यस सर। ओके। यस सर। तो एक क्वेश्चन ये है कि देयर इज अ, और इसके ऊपर क्वेश्चन आता ही रहता है हमेशा। हमने एक जो है बेल जार लिया, बेल जार, ठीक है, दिस इज द बेल जार, और एक दूसरा बेल जार लिया। इन दोनों बेल जार में हमने एक प्लांट रख दिया, ठीक है, और साथ में हमने क्या किया, यहाँ पे एक पेट्री डिश रखा। पेट्री डिश के अंदर रखा हुआ है KOH, ये बेल जार ए, ये बेल जार बी, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आएगा, देयर इज अ बेल, देयर आर टू बेल जार, इन बेल जार 1 A there is a plant, in बेल जार B there is a plant, both are kept in sunlight, दोनों को सनलाइट में रखा गया है, बट इन बेल जार B there is a KOH, राइट। सो व्हाट विल हैपन इन A एंड B? समझ गए? देखो, तो जब सनलाइट, हम लोग अपना आंसर लिखेंगे कैसे, तो जब सनलाइट आएगा तो दोनों पे सनलाइट जाएगी, है ना, सनलाइट तो दोनों पे जाएगी, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस के लिए सारे, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस के सारे कंडीशन हैं, CO2 भी है और लाइट भी है, सब कुछ है। तो इन बेल जार A फोटोसिंथेसिस विल प्रोसीड, फोटोसिंथेसिस विल अकर यहाँ पे होगा। बेल जार B में क्या होगा, देखो जो KOH होता है ना, तो KOH ना CO2 से बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो ये सारा CO2 को खींच लेगा। KOH क्या करेगा, सारा CO2 को खींच लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक रिएक्शन होगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KOH मीन्स पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना, प्लस CO2, तो ये एक बना देगा K2CO3, पोटेशियम K2CO3 प्लस वाटर, ठीक है ना। तो सारा का सारा जो है KOH क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेगा CO2 को, तो यहां पे CO2 बचेगा नहीं, तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। सो नो फोटोसिंथेसिस अकर, यहां फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। और जब हम यहां पे का स्टार टेस्ट करेंगे या आयोडीन टेस्ट करेंगे, आयोडीन या स्टार्च टेस्ट, तो हमें क्या मिलेगा, जो यहां पे करेंगे तो हमें क्या क्या दिखेगा कि जो हमारा ग्रीन लीफ है, ग्रीन लीफ वो टर्न हो जाएगा ब्लू, डार्क ब्लू कलर में। इसका मतलब प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, क्योंकि फोटोसिंथेसिस हुआ, प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, है ना भाई। फोटोसिंथेसिस होगा तो स्टार्च बनेगा, लेकिन इस वाले में क्या होगा, बी वाले में फोटोसिंथेसिस होगा तो नो डार्क कलर, नो डार्क ब्लू कलर, यहां डार्क ब्लू कलर नहीं आएगा। इट मीन्स नो फोटोसिंथेसिस, नो फोटोसिंथेसिस, नो फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मैंने आपको कल ही बताया था CO2 क्या होता है, लिमिटिंग रिएजेंट होता है। यदि CO2 खत्म तो सब कुछ कितना भी दे दो कोई फायदा नहीं, फोटोसिंथेसिस होगा ही नहीं, ठीक है। क्लियर हुआ ये एक्सपेरिमेंट? यस सर। अब आप इसको कॉपी करो, बोर्ड ने बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, बहुत बार पूछा हुआ है, तो हो सकता है इस बार पूछ ले, क्योंकि लास्ट टाइम जो अभी 2023 वाला एग्जाम हुआ है, 2023 वाला, तो उसमें उसने पूछा नहीं ना आयोडीन टेस्ट पूछा ना ये पूछा, तो अब इस बार पूछ सकता है दोनों में से कुछ। गिव द हेडिंग ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम।
human digestive human digestive system, rather write nutrition in human. That would be good. Nutrition in human being. ठीक है, देखो अब इसमें सबसे पहला जो है हमसे ये पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज डाइजेशन। डाइजेशन क्या है? डाइजेशन, ठीक है, तो डाइजेशन का मीनिंग होता है जो हम फूड लेते हैं उस फूड को स्मॉल पार्ट्स में, स्मॉल फूड पार्टिकल्स में ब्रेक करना। दिस इज द डाइजेशन, ठीक है ना, ताकि उसमें से न्यूट्रिएंट्स जो है इजीली निकल जाएं, ठीक है ना, और हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें बहुत सारे जो है विलाई एंड माइक्रोविलाइज हैं, तो वो उसको एब्जॉर्ब कर ले, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? फर्स्ट, इट इज ए कैटाबॉलिक प्रोसेस, it is a catabolic process in which complex food particles are broken down into small food particles with the help of enzymes, लिखो इसे। यदि मेरे से बस पूछेगा व्हाट इज डाइजेशन एंड गिव सम एग्जांपल, तो हम ये लिख देंगे इट इज कैटाबॉलिक प्रोसेस इन विच दिस वन, और उसके बाद ना एग्जाम्पल में ना हम कुछ एग्जाम्पल लिख देंगे, जैसे स्टार्च इन द प्रेजेंस ऑफ अमाइलेज, रादर सलाइवरी अमाइलेज, ये कन्वर्ट हो जाता है माल्टोज में, माल्टोज, ठीक है ना। जैसे प्रोटीन इन द प्रेजेंस ऑफ पेप्सिन कन्वर्ट हो जाएगा तुम्हारा अमीनो एसिड्स में, एसिड्स, ठीक है। सो दीज आर द फ्यू एग्जाम्पल ऑफ डाइजेशन। इतना लिख देंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएगा। Now give the heading human digestive system. Human digestive system. ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम ड्रॉ करने के लिए आ सकता है, ठीक है। तो आप देखो जैसे जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूं आप ठीक वैसे ही ड्रॉ करना। तो सपोज दिस इज नोज, दिस इज माउथ। डायग्राम अच्छी तरह से बनाना आना चाहिए। ये नोज से आया ट्यूब, ये माउथ से आया, ठीक है। दोनों एक साथ ओपन हो गया। दोनों जहां पे एक साथ ओपन होता है दिस पॉइंट इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड फेरिंग्स, ठीक है। जहां पे दोनों एक साथ ओपन होता है उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? फेरिंग्स।
इसके बाद ये इसोफेगस जाएगा हमारे थोरेसिक कैविटी के अंदर और यहाँ पे बनेगा स्टमक। स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट होगा। स्मॉल इंटेस्टाइन के पास ऐसे एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। सो दिस लीफ लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड पैनक्रियाज, ठीक है। और पैनक्रियाज के पाइप से इधर की तरफ, पीछे की तरफ ऐसे ऐसे जाता है ये पाइप और इधर की तरफ आ जाता है, इधर की तरफ डक्ट। और ये डक्ट दो जगहों पे कनेक्ट होता है। एक तो एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है ऐसे, जिसे हम गॉल ब्लैडर कहते हैं, और इधर बन जाता है यहाँ पे लीवर, ठीक है। और फिर ये कंटिन्यू करता है ऐसे, ठीक है, कंटिन्यू जाएगा ऐसे, और फिर ये ऐसे काफी ज्यादा टर्न लेगा सो दैट इट कैन इंक्रीज इट्स लेंथ। और जाके मिल जाएगा यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन में। और जहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन में मिलेगा वहीं पे एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, और ये एंड हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द ऑल द पार्ट्स इन डाइजेस्टिव सिस्टम। इसको नेमिंग करते हैं। तो ये फेरिंग्स हो गया। फेरिंग्स के पास ये जो है ना, दिस इज बक्कल कैविटी, BUCCAL, बक्कल कैविटी, इसको हम कहते हैं बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी, CC, या फिर इसको माउथ कैविटी भी बोल देते हैं, लेकिन बक्कल कैविटी इज द गुड नेम, मतलब जो बायो में हम लोग यूज करते हैं। फेरिंग्स। इसके बाद आ जाता है यहाँ पे इसोफेगस। इसोफेगस यहाँ पे एंड होता है स्टमक में, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे एक स्फिंक्टर मसल लगा रहता है, स्फिंक्टर मसल। वैसे तो उस मसल का नाम भी है इसोफेगल स्फिंक्टर मसल। इसके बाद जो है गैस्ट्रो इसोफेगल स्फिंक्टर मसल, लेकिन हम अपने इस लेवल पे बस याद रखेंगे स्फिंक्टर मसल। अब इसके बाद देखो, ये दिस इज स्टमक, स्टमक में फिर यहाँ स्टार्ट हो जाता है दिस वन स्मॉल इंटेस्टाइन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का ना एक स्मॉल इंटेस्टाइन 3 सेक्शन में डिवाइड होते हैं, डिओडेनम, जेजेनम, इलियम। तो डिओडेनम का पार्ट है, लेकिन अपने इस लेवल पे हमें ये भी याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आप स्मॉल इंटेस्टाइन याद रखो।
then this is the pancreas. pancreas ई मत लगाओ, pancreas ही रहता। उसके बाद दिस इज द लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन को कोलोन भी कहते हैं, ठीक है ना, लार्ज इंटेस्टाइन को कोलोन भी लिखा सकता है। लार्ज इंटेस्टाइन का जो एंड पार्ट होता है दिस इज रेक्टम, रेक्टम, एंड दिस वन इज द ओपनिंग एनस, एंड दिस वन, this finger like projection is very dangerous, and it is appendix, vermiform, sometimes it is called vermiform appendix। आप अभी appendix याद रख लो, appendix, ठीक है, ये हो गया। and this one is gall bladder, ठीक है, गॉल ब्लैडर, डबल डी आएगा, गॉल ब्लैडर, एंड दिस वन इज लिवर। सो दिस इज द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। अब आप इसको ढंग से बनाओ, एकदम एग्जाम में साफ साफ बनाना, क्लियर, तभी मार्क्स मिलेगा, नहीं तो फिर एवरेज मार्क्स के शिकार हो जाओगे। टीचर क्या करता है, जब स्टूडेंट का राइटिंग, डायग्राम ये सब खराब दिखता है ना उसे, तो वो एवरेज मार्क्स 1-2 मार्क करके ना, वो सोचता है बस कैसे भी इसको मैं 18-19 नंबर दे दूं ताकि पास हो जाए, ठीक है। चलो इसको ढंग से बनाओ। थोड़ा एक चेंज कर सकते हो, क्या, जो गॉल ब्लैडर का साइज है ना, इसको थोड़ा छोटा कर दो, लीवर के इतना कर दिया हमने इसको, उतना बड़ा नहीं होता, लीवर से बड़ा तो होगा नहीं, लीवर सबसे बड़ा डाइजेस्टिव ग्लैंड है, थोड़ा छोटा कर दो इसको, अब ठीक है। और जो भी वाइट स्पेसेस है ना उसमें थोड़ा भर देना चाहिए, ऐसे कर देना चाहिए, गॉल ब्लैडर में भी कर दो ऐसे, स्टमक में मत करो क्योंकि वो तो ट्यूब का पार्ट है। और तुम्हारा भाई सर डन। ओके, चलो अब इसके एक एक पार्ट को ना हम लोग लिखेंगे। देखो जो ये माउथ से स्टार्ट हुआ है ना, माउथ से स्टार्ट हुआ, ये पेन दिख रहा है ना मेरा, माउथ से स्टार्ट हुआ और ये ट्यूब कहाँ तक गया, कहीं भी ये ट्यूब बंद नहीं है, देख रहे हो, ये ट्यूब कहाँ तक चला गया, स्प्रेड हुआ एनस तक। सो दिस इज कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल। सो एलिमेंट्री कैनाल इज ए ट्यूब which starts from mouth and ends at anus, समझ गए, and it has many digestive associated digestive gland। तो स्टमक में कुछ ग्लैंड होते हैं, इंटेस्टाइन के अंदर ही कुछ ग्लैंड होते हैं, पैनक्रियाज एक ग्लैंड है एंड लीवर एक ग्लैंड है, समझ गए। तो इसी को हमें एक्सप्लेन करना है और डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा। चलिए तो सबसे पहले आप अब इसमें एक्सप्लेन करो एलिमेंट्री कैनाल, हेडिंग डालो एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल। इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखो, इट इज ए, साथ साथ लिखते जाओ, इट इज ए लॉन्ग ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर, it is a long tubular structure starting from mouth and ends at anus। सेकेंड पॉइंट लिखेंगे, इट इज 7 to 8 मीटर लॉन्ग, 7 to 8 मीटर लॉन्ग, इतना लॉन्ग होता है ये। थर्ड पॉइंट, entire digestion process takes place here
कौन कौन से डाइजेस्टिव प्रोसेस कौन कौन से होंगे यहाँ पे? सबसे पहले फूड खाते हैं, दैट इज कॉल्ड इंजेशन। फिर वो टूटता है, दैट इज कॉल्ड डाइजेशन, ठीक है ना। फिर वो एब्जॉर्ब होता है, तो उसको हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। फिर वो सारे सेल में फैलता है, दैट इज कॉल्ड एसिमिलेशन। और उसके बाद वेस्ट प्रोडक्ट निकल जाता है, तो दैट इज कॉल्ड इजेशन। तो इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। इंजेशन होता है, जी होना चाहिए ये, इंजेशन, ठीक है। एंड इजेशन ingestion, digestion, absorption, assimilation and egestion takes place in alimentary canal, ठीक है। और लास्ट इसमें हम एक पॉइंट लिख देंगे, इट इज एसोसिएटेड विद, it is associated with या फिर associated with digestive glands, ठीक है ना। इसके बाद मैं एक फ्लो चार्ट बनाऊंगा, वो बनाना इंपॉर्टेंट है एलिमेंट्री कैनाल में, ठीक है। इवन आप पहले वो फ्लो चार्ट बना देना जो भी बनाऊंगा, और बाद में ये वाला जो है ना पॉइंट्स लिखना, ठीक है ना। तो टीचर क्या करेगा, वो फ्लो चार्ट देख के आपको नंबर दे देगा, ये पूरा पढ़ेगा भी नहीं। नोट करो इसको पहले, ओके। तो ये फ्लो चार्ट बनाओ, मैं यहाँ बना रहा हूँ। तो सबसे पहले देखो एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से स्टार्ट होता है, तो हम लिखेंगे पहले माउथ, या फिर इसको हम क्या कहते हैं, बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी के बाद कौन सा पार्ट आता है, बक्कल कैविटी एंड होता है फेरिंग्स के पास, फेरिंग्स कहाँ पे एंड होता है, इसोफेगस, स्टार्ट थोड़ा सा पार्ट होता है फेरिंग्स, उसके बाद इसोफेगस आ जाता है, इसोफेगस एंड होता है स्टमक में। फिर स्टमक से स्टार्ट हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद आ जाता है आपका लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन को हम कोलोन भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो कोलोन बोलते तो तुम कहीं घबरा मत जाना, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन के बाद क्या आ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन एंड होगा कहाँ पे, एनस में, ठीक है। सो दिस इज द एंटायर एलिमेंट्री कैनाल। और इसके बाद जो स्टेटमेंट मैंने आपको लिखा ना, एलिमेंट्री कैनाल इज अ लॉन्ग ट्यूब दिस एंड दैट, अब इसके बाद ना आप स्टेटमेंट लिखना स्टार्ट करना, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, देखो टीचर से ना नंबर लिए जाते हैं बोर्ड में। यदि आप एवरेज तरीके से लिखोगे, जैसे सब स्टूडेंट लिख रहा है, तो आपको मार्किंग भी एवरेज ही देगा, ठीक है। यदि आप ये बना दिया आपने और फिर लिखा, तो वो पूरे नंबर दे देगा। अब सपोज करो कि ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का आ गया, अब आप कहोगे सर क्या ये पूरा लिखना पड़ेगा? देखो थोड़ा सा लिख सकते हो, उससे टीचर 2 नंबर भी दे देगा। और यदि आप ये पूरा बनाओगे और ये लिखोगे जो मैंने लिखवाया अभी स्टेटमेंट, तो भी वो पूरा देगा 2 नंबर। लेकिन फायदा क्या होगा, इसमें आपका टाइम तो लगेगा, लेकिन इससे फायदा क्या होगा, टीचर के दिमाग में ना आपके लिए ना पॉजिटिविटी सेट हो जाएगा कि यार ये लड़का ठीक है, तो मैं इसका एवरेज मार्किंग तो नहीं कर सकता। तो ना वो आपका कहीं पे कुछ गलत भी होगा ना, तो वो गलत को भी नजर छोड़ देगा, ठीक है ना, और नेगलेक्ट करके आपको सही मार्क्स वो देता जाएगा, क्योंकि टीचर के दिमाग में ना पॉजिटिविटी भर गई है अब कि भाई इसको पूरे मार्क्स देने हैं। और जहां इसीलिए कहा जाता है कि एग्जाम में हमेशा आप उन क्वेश्चन को, जरूरी नहीं है कि जैसे टीचर सिखाते हैं स्कूल में कई बार कि भाई आप या तो सही पूरा क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करो या लास्ट से स्टार्ट करो,
ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हमेशा करना ये चाहिए कि जो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से आता है वो पहले करना चाहिए, जो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से आता है वो पहले करना चाहिए, ठीक है ना, ताकि टीचर के दिमाग में पॉजिटिव चीजें सेट हो जाए आपके लिए, ठीक है ना। हाँ, वो ये एक बात है कि यदि आप पीछे से क्वेश्चन करोगे, मतलब जो ज्यादा मार्क्स वाले क्वेश्चन है वो पहले करना चाहिए। उससे क्या होगा कि जब आप एग्जाम में बैठते हो ना तो उस टाइम आपका दिमाग फ्रेश होता है, तो आप अच्छी तरह से उन क्वेश्चन को कर पाओगे, ठीक है ना। तो जो ज्यादा मार्क्स वाले क्वेश्चन है और वो उनमें से जो आपका पहले आता है, मान लो क्वेश्चन नंबर 18 है, 19 है, 20 है, 21 है, अब आपको लगता है यार मुझे 19th क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से आता है, तो पहले आप 19th करो, फिर आपको लगता है 21 तो 21, 20 ऐसे करो, ठीक है, कैसे भी कर सकते हो। लेकिन जो क्वेश्चन आप बहुत अच्छी तरह से कर सकते हो वो पहले करना, और उसमें भी सिलेक्ट क्या करना है, जो ज्यादा मार्क्स वाले क्वेश्चन है उनको पहले करना है, उनमें जो क्वेश्चन पहले आता है वो करो, और जो 1 नंबर वाले क्वेश्चन है ना, ये बाद में करना लास्ट में, क्योंकि लास्ट में क्या होता है, आपने दिया है एग्जाम, पता होगा आपको कि हमारे हाथ ना लास्ट 20 मिनट हाफ आवर में ना कांपने लग जाते हैं, डर आने लग जाता है कि यार मेरा छूट रहा है पेपर, ठीक है, तो हाथ आपके ना कांपने लग जाएंगे, तो उस टाइम आप उस टाइम ना 1 नंबर के लिए बचा के रखो। क्यों? क्योंकि उसमें तो कुछ भी लिख दोगे, बस ए ऑप्शन भी लिख दोगे, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, तो भी नंबर मिल जाएगा, उसमें एक्सप्लेन थोड़ी ना करना है, ये बात ध्यान रखना। चलो बनाओ इसको। तो ये हमने कर लिया। अब हमें इसी का ना एक पार्ट को ना एक्सप्लेन करना है बक्कल कैविटी से, ठीक है। तो अब एग्जाम में सपोज करो मेरे पास ब्लू पेन है ना, तो मैं कैसे लिखूंगा? मैं वैसे बोलता हूँ स्टूडेंट्स को कि भाई आप अपने साथ एक ब्लैक पेन भी जरूर ले जाओ, हेडिंग जो है ना ब्लैक पेन से डाला करो। लेकिन सपोज करो कि मैं लाना भूल गया हूँ और मेरे पास यही पेन है, तो एग्जाम में जैसे मैं लिखेंगे ठीक मैं वैसे ही लिख रहा हूँ, बक्कल कैविटी। सबसे पहले हम इसको करेंगे, बक्कल कैविटी को एक्सप्लेन। यदि एग्जाम में आ जाता है कि एक्सप्लेन द एलिमेंट्री कैनाल, तो एलिमेंट्री कैनाल को करने के बाद और उसके पार्ट्स के बारे में भी आ जाए तो ये, या कई बार आ जाता है ड्रॉ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम एंड एक्सप्लेन इट्स पार्ट, तो उस टाइम में ऐसे करेंगे। अकेला बक्कल कैविटी पूछ ले तो भी ऐसे करेंगे। अब इसको अंडरलाइन कर देंगे, ऐसे अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है। और बक्कल कैविटी फर्स्ट पार्ट है तो यहां फर्स्ट लिख देंगे, ठीक है। अब इसके जो पॉइंट्स लिखने हैं ना, जैसे आपका जो लाइन है कॉपी का वो ऐसे होगा, दिस इज सपोज टू बी द लाइन ऑफ द कॉपी, ठीक है। तो अब आप जो है ना यहाँ पे लिखना स्टार्ट करोगे ऐसे कि दिस इज द पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट ऑफ द बक्कल कैविटी, ठीक है। तो लिखो फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखोगे, इट इज द ओपनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल का ये ओपनिंग है, एलिमेंट्री कैनाल, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, बक्कल कैविटी को माउथ भी बोलते हैं, आप माउथ भी लिख देना साथ साथ, ठीक है ना। मस्कुलर स्ट्रक्चर, ये कैसा स्ट्रक्चर है? मस्कुलर स्ट्रक्चर, ठीक है। थर्ड पॉइंट कि बक्कल कैविटी में होता क्या क्या है, देखो। तो बक्कल कैविटी में टीथ होंगे, है ना, टंग होगा, तो सबसे पहले लिखेंगे इट हैज टीथ, ठीक है ना। तो टीथ में आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे करके, जिसमें से 32 जो हो जाएगा वो हो जाएगा परमानेंट टीथ, 32 होता है परमानेंट, और या पहले यार परमानेंट मत लिखो, पहले तो लिखो मिल्क टीथ, और दूसरा परमानेंट टीथ, ठीक है, परमानेंट टीथ। अब परमानेंट टीथ में जो कौन कौन से होते हैं, इंसीजर, कैनायन, प्रीमोलर एंड मोलर, तो वो सब जनरली पूछता नहीं है, ठीक है ना। तो अभी तक तो मैंने देखा नहीं है कि पूछते हुए, और ये आपको याद भी होगा, 9th 7th 8th से पढ़ते आए हो, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। फोर्थ पे आ जाओ, इसके बाद क्या होगा,
it has a muscular structure called tongue. ठीक है, और टंग क्या करता है इसमें, टेस्ट बड होते हैं टंग पे, टेस्ट बड। मैं टंग का जो है ना डायग्राम बना देता हूँ, कई बार डायग्राम आ जाता है टंग का। तो जैसे हमने ये टंग बनाया, तो टंग का जो ये वाला पोर्शन होता है, ये वाला पोर्शन होता है, ये वाला पोर्शन होता है और ये वाला पोर्शन होता है, 4 पोर्शन। तो जो ये वाला पोर्शन होता है, यहाँ पे हमें टेस्ट आता है बिटर, ठीक है। और जो ये वाला पोर्शन है वो कैसा टेस्ट देता है, ये टेस्ट देता है आपका this one gives yes, so this one is SOUR, SOUR, sour। ये जो आगे वाला देता है ये सॉल्टी देता है, सॉल्ट, और ये जो है वो स्वीट, ठीक है। यदि पूछ ले तो चांसेस कम है कि 10th क्लास में ये पूछेगा आपसे, ये 8th 7th की बातें हैं, ठीक है, फिर भी याद रख लो। तो बक्कल कैविटी में इतना होता है। इसके बाद बक्कल कैविटी में एक ग्लैंड होता है जिसे हम कहते हैं सलाइवरी ग्लैंड। इट हैज ए ग्लैंड कॉल्ड सलाइवरी ग्लैंड। अभी देखो सलाइवरी ग्लैंड इंपॉर्टेंट है ना, तो हमने क्या किया, उसको अंडरलाइन कर दिया। इट हैज अ ग्लैंड कॉल्ड सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। और सलाइवरी ग्लैंड के नीचे ही, यहाँ पे तो मेरे को जगह मिला नहीं, यहाँ पे ऐसे एरो डाल के लिख सकते हैं हम लोग, इट प्रोड्यूसेस सलाइवा, ठीक है। और ऐसे कर देंगे इसको, देखा। तो इसमें क्या होगा कि जब इसको टीचर चेक करेगा, मान लो आपसे पूछा गया कि व्हाट इज बक्कल कैविटी, तो वो देख लेगा मस्कुलर स्ट्रक्चर, ठीक है, टीथ दिखा दिया इसने, टंग, टेस्ट बड दिखा दिया, टंग बना के दिखा दिया, सलाइवरी ग्लैंड दिखा दिया, सलाइवा दिखा दिया, गुड। फिर वो पूरे मार्क्स, मान लो 3 मार्क्स का, तो 3 मार्क्स दे देगा, ठीक है, क्योंकि उसको काटने के लिए नंबर मिला नहीं। एक तो एलिमेंट्री, इसको ओपनिंग बताना है, मस्कुलर स्ट्रक्चर बताना है, आपने बता दिया, टीथ प्रेजेंट है, टंग प्रेजेंट है, टेस्ट बड आपने बना के दिखा दिया, सलाइवरी ग्लैंड जो मेन इंपॉर्टेंट था ये दिखा दिया, और सलाइवा दिखा दिया। तो जो 3 मार्क्स थे उसको देने, या 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 2 मार्क्स वो पूरे ही देगा, कहीं काटेगा नहीं। बना लो, ठीक है ना। देखो, तो हमने ये एक्सप्लेन कर दिया। अब एग्जाम में कई बार आ जाता है डेंटल कैरीज को एक्सप्लेन करो। तो जो डेंटल कैरीज है वो भी तो माउथ का ही पार्ट है, क्योंकि उसी के अंदर टंग हमारा टीथ है। तो हेडिंग डाल दो डेंटल कैरीज, डेंटल कैरीज, डेंटल कैरीज। और डेंटल कैरीज को ही हम क्या कहते हैं, टिथ डीके या टूथ डीके। डाल दी हेडिंग। अब सुनो, पहले मैं ना आपको समझाता हूं कि टूथ डीके देखो एक्चुअल में होता क्या है। देखो, जैसे हमारा जो टीथ है वो कुछ इस तरह हमें दिखता है, ठीक है, और वो इस तरह से गम में जुड़ा हुआ होता है, गम सॉकेट में, ठीक है।
सो इस पार्ट को हम क्या कहते हैं? इस पार्ट को हम कहते हैं इनामल। इनामल, इनामल जो होता है ना स्ट्रॉन्गेस्ट सबस्टेंस है आफ्टर डायमंड। डायमंड के बाद सबसे ज्यादा टफ जो होता है ना, रिजिड, वो इनामल ही होता है, और ये गम है, ठीक है। और इसी में रूट होता है ऐसे, ठीक है ना, रूट। अब देखो होगा क्या, जब हम लोग खाना खाएंगे, ठीक है ना, फूड खाएंगे, तो इसमें क्या होगा, फूड पार्टिकल ऐसे चिपक जाएगा, ठीक है, फूड पार्टिकल चिपकेगा, और जो ये फूड पार्टिकल है इसमें फिर बैक्टीरिया ग्रो होने लग जाएंगे, और वो बैक्टीरिया बना लेगा दोनों तरफ ऐसे ऐसे कॉलोनी, बैक्टीरियल कॉलोनी, जिसको हम क्या कहते हैं? डेंटल प्लाक। डेंटल प्लाक, डेंटल प्लाक, बैक्टीरियल कॉलोनी। बैक्टीरियल कॉलोनी, ठीक है ना। अब ये डेंटल ये क्या करेगा? प्लैक ये एंजाइम्स रिलीज करेगा, और इसका जो एंजाइम होता है, बैक्टीरियल एंजाइम, वो काफी एसिडिक होता है, और वो क्या करेगा? हमारे इनामल को सॉफ्ट कर देगा, और जब इनामल सॉफ्ट हो जाएगा तो वो टूटने लग जाएगा। फिर ये जो बैक्टीरिया है वो एकदम रूट तक आ जाएंगे, और जब रूट तक आएगा तो फिर ब्लड निकलना भी स्टार्ट हो जाएगा, और इसी को हम कहते हैं फिर डेंटल कैरीज। जब ब्लड भी निकलने लग जाए, दांत आपके झड़ने लग जाएं, है ना, टूटने लग जाएं, क्योंकि इनेमल सॉफ्ट हो गया एसिड की वजह से। तो हम लोग करते क्या है? हम लोग टूथपेस्ट यूज करते हैं, और टूथपेस्ट क्या होता है? वो एक बेस होता है। जब भी हमें एसिड को इफेक्ट को हटाना होता है ना, तो हम वहां पे बेस यूज करते हैं। तो बेस प्लस एसिड मिलके क्या करता है? न्यूट्रल हो जाता है, न्यूट्रल, और वो बैक्टीरिया सारे मर जाएंगे, हमें उससे कोई लॉस नहीं होगा। समझ गए? अब इसको हमें लिखना है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? जैसे मैं इसको ना उसके फॉर्म में लिख रहा हूं, फ्लो चार्ट के फॉर्म में। तो पहले हमने फूड खाया, फूड पार्टिकल्स entangled between teeth, ठीक है। फिर क्या होगा? बैक्टीरियाज start to grow on these food particles, ठीक है। फिर क्या होगा? बैक्टीरियल कॉलोनी डेवलप हो जाएगा, डेवलप्ड, कॉल्ड डेंटल प्लैक। फिर डेंटल प्लैक क्या करेगा? एसिड रिलीज करेगा, इट रिलीजेज एसिड, दिस acid soften the enamel. फिर क्या होगा? enamel start to decay, teeth start to decay and blood start to come and bleeding. This is dental carie, and this is dental carie. ठीक है, क्लियर हुआ? ये डायग्राम जब एग्जाम में यदि डेंटल कैरीज आ जाता है, ठीक है ना, जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, तो हम क्या करेंगे? फिर यहाँ पे लिखेंगे आंसर नंबर 3। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट का तरीका क्या होता है ना, वो क्वेश्चंस पहले नहीं लिखते, आंसर लिखने लग जाते हैं। सबसे पहले आप लिखोगे क्वेश्चन नंबर, और एकदम क्लियरली दिखना चाहिए, फिर आंसर नंबर 3, ठीक है। फर्स्ट लाइन को खाली छोड़ दोगे, सेकंड लाइन से अपना काम करना शुरू करोगे,
ठीक है, ये ध्यान रखना। कैसे? जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 1 कर रहा हूं तो ये पूरा क्लियरली दिखना चाहिए, आंसर 1 क्लियरली दिखना चाहिए। फर्स्ट लाइन खाली छोड़ोगे, नीचे से वर्क करना स्टार्ट करोगे, ठीक है। अब जैसे डेंटल कैरीज वाला पूछ लेगा तो आप जरूर ये वाला पहले डायग्राम बनाओगे और फिर करोगे। बिना डायग्राम के 9 मार्क्स, मतलब एवरेज मार्क्स मिल जाएगा। 3 नंबर का 2 नंबर का होगा, 1 नंबर चिपका देगा तुम्हें एग्जामिनर। तेजस, ओके। अब इसका रेमेडी क्या है भाई, मतलब ठीक कैसे होगा ये डेंटल कैरी हो गया तो उसका हम लिखेंगे रेमेडी। रेमेडी मीन्स उपचार, रेमेडी। नहीं भी पूछा है, मतलब उसने एग्जाम में नहीं पूछा कि व्हाट इज द रेमेडी ऑफ डेंटल कैरीज, फिर भी लिखेंगे, ठीक है ना। ये मत सोचना कि वो पूछेगा तो मैं लिखूंगा। तो रेमेडी में हम लिखेंगे क्या, वी यूज टूथपेस्ट that is basic in nature and neutralizes the acid produced by dental plaque, ठीक है। और यहां लिख देंगे क्या, एसिड प्लस बेस मिलके क्या बनाता है, न्यूट्रल हो जाता है, न्यूट्रल, ठीक है। ये लिख देंगे, इतना लिख देंगे, काफी है वो, एनफ। नोट कर लो सर। डन। तो फर्स्ट हमने लिख लिया माउथ और बक्कल कैविटी के अंदर था ये सारा। सेकंड क्या है, फेरिंग्स। तो फेरिंग्स में हम लोग क्या लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट, इट इज द funnel shaped chamber. It is the funnel shaped chamber. funnel shaped chamber. सेकेंड पॉइंट क्या लिखेंगे, लोकेटेड, लोकेशन कहाँ है, लोकेटेड बिहाइंड द ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी, एक ही बात है, ओरल कैविटी। आप बक्कल कैविटी भी लिख सकते हो। मैं बार बार डिफरेंट नाम इसलिए आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूं ताकि आप समझ जाओ कि हाँ ये भी कुछ होता है, ओरल कैविटी, ठीक है।
लिखा, इट इज द कॉमन पैसेज, इट इज द, यही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इट इज द कॉमन पैसेज ऑफ फूड एंड एयर। समझ गए? देखो, तो एक तो माउथ से आ जाता है, एक नॉस्ट्रल से आता है, तो कॉमन पैसेज है। यहां पे क्या होता है, देखो यहां पे एक चला जाता है ट्रैकिया के अंदर, और यहां पे ना एक फ्लैप लगा रहता है पत्ते जैसा, और एक चला जाता है पाइप इसोफेगस की तरफ। तो जब फूड जाएगा ना, यहां से फूड जाएगा तो ये फ्लैप ऐसे बंद हो जाएगा, है ना, नीचे की तरफ दब जाएगा और फूड चला जाएगा, फिर ये ओपन हो जाएगा। अब सपोज करो कोई बात करते समय, खाना खाते समय बातें कर रहा है, तो क्या होगा, ये फ्लैप जो है ना ओपन होने की कोशिश करेगा, और जो फूड है वो एयर के प्रेशर की वजह से इसोफेगस की जगह ट्रैकिया में चला जाएगा, और ट्रैकिया में जाने के बाद वो लंग्स में चला जाएगा और इन्फेक्शन कॉज करेगा। इसीलिए देखा होगा घर वाले हमें कहते हैं, हमारे पेरेंट्स की, आप खाते वक्त चुप रहो, या ऐसा कहा जाता है ना, खाते वक्त चुप रहना चाहिए, वो इसीलिए। नहीं तो आपका ये जो इपिग्लॉटिस है जो ट्रैकिया को बंद रखता है, वो फूड ऐसी जगह इसको बंद करेगा, वो बंद नहीं कर पाएगा, ओपन होगा और फूड जाके लंग्स में चला जाएगा और इन्फेक्शन हो जाएगा। बूढ़े लोगों में ऐसा बहुत कॉमन हो जाता है, उनका ये फ्लैप कमजोर हो जाता है, वो नहीं भी बोलते फिर भी कमजोर हो जाता है, जिसके वजह से ये लंग्स में चला जाता है। जो बहुत ज्यादा बोलते हैं उनका भी इपिग्लॉटिस जो है ना कमजोर हो जाता है, ठीक है ना, उनमें भी इन्फेक्शन होने के बहुत चांसेस होते हैं फूड का लंग्स में जाने का, ठीक है। और यहीं पे लगा रहता है एडम्स एप्पल, वॉइस बॉक्स, जिसे लैरिंग्स कहते हैं, ठीक है ना। खैर वो हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन में। सो इट इज द कॉमन पैसेज ऑफ फूड एंड एयर। फोर्थ पार्ट बस ठीक है, इतना ही ठीक है, इतना लिख लो। सर डन। ठीक है सर डन। चलिए अब नेक्स्ट आ जाओ फिर थर्ड पार्ट पे। थर्ड इज फेरिंग्स हो गया, उसके बाद इसोफेगस। इसोफेगस देखो, तो इसोफेगस जो है ना, इसको हम क्या कहते हैं, फूड पाइप भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड फूड पाइप, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, देखो ये मस्कुलर ट्यूब स्ट्रक्चर है जो कहां से स्टार्ट होता है, ओरल कैविटी या फिर फेरिंग्स के पास से और स्टमक को कनेक्ट करता है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम pharynx and ends at stomach, ठीक है। थर्ड पॉइंट, इट कैरीज फूड टू द स्टमक, ठीक है ना। अभी कैसे कैरी करता है देखो, तो एक मूवमेंट होता है, उसे हम कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो इसोफेगस क्या करता है, एक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट लगाता है, जिसके वजह से फूड जो है वो पास होता जाता है और नीचे की तरफ चलता जाता है, ठीक है ना। तो फोर्थ हम हेडिंग डालेंगे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, मतलब इसी में क्या होता है फोर्थ, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। देखो, तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होगा, जैसे इसोफेगस है ना, उसमें फूड ऐसे मूव होगा, ऐसे बॉलस फॉर्म में, ऐसे फिर ऐसे, समझ गए। मतलब फूड पार्टिकल ना यहाँ पे है, यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ आएगा, ठीक है।
तो हम क्या लिखेंगे, इसोफेगस, इसोफेगस कॉन्ट्रैक्ट रिदमिकली पूछा जाता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के बारे में, इंपॉर्टेंट है। इसोफेगस कॉन्ट्रैक्ट रिदमिकली टू कैरी द फूड to stomach. This movement is called peristaltic movement. ठीक है ना, मूवमेंट, इसी को हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। और जो म्यूकस है वो हेल्प करता है फूड को जाने में। म्यूकस हेल्प्स फूड टू पास, ठीक है ना, म्यूकस हेल्प करता है। इसी म्यूकस में ना प्रॉब्लम हो जाने की वजह से, म्यूकस मान लो ज्यादा नहीं निकल रहा है, आप बहुत देर से भूखे हो, गला सूख रहा है, तो आप खाओगे तो हिचकियां आएंगी, है ना, तो वो इसी की वजह से होता है, म्यूकस का ढंग से वर्क नहीं करना, इस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का ढंग से वर्क नहीं करने की वजह से। लिख लीजिए, देखो, तो आफ्टर इसोफेगस हमारा आ जाएगा स्टमक, तो फोर्थ पार्ट है ना ये, स्टमक। देखो, तो जो स्टमक है हमारा, फर्स्ट पॉइंट हम लोग लिखेंगे इसमें, फर्स्ट पॉइंट, it is a J-shaped muscular structure, ठीक है, स्ट्रक्चर। सेकेंड पॉइंट, ये सिचुएटेड कहाँ होता है, इसका लोकेशन क्या है, तो इट इज सिचुएटेड बिलो द डायाफ्राम के नीचे होता है, ठीक है ना, तो इट इज सिचुएटेड बिलो द डायाफ्राम। देखो, जो हमारा लंग्स होता है ना, ये लंग्स है, तो लंग्स के नीचे ये पीछे से आता है ये इंटेस्टाइन, सॉरी इसोफेगस, और यहां पे हमारा ऐसा ये स्टमक होता है, समझे, ये लंग्स हो गया, ये डायफ्राम हो गया, और ये हो गया आपका स्टमक। ठीक है, सो इट इज अ J shaped muscular structure, it is situated below diaphragm। थर्ड पॉइंट, it has gastric glands, इसके वॉल्स में गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है, इट इन द वॉल ऑफ स्टमक, ऐसे लिखेंगे हम लोग, इन द वॉल ऑफ स्टमक गैस्ट्रिक ग्लैंड। अब ये इंपॉर्टेंट है तो इसको अंडरलाइन कर देंगे, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आर प्रेजेंट, ठीक है ना, गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होता है। तो अब ये गैस्ट्रिक ग्लैंड करता क्या है, गैस्ट्रिक ग्लैंड, तो ये रिलीज करता है क्या, पेप्सिन HCl म्यूकस, ठीक है ना, या हम ये लिख सकते हैं स्टमक में क्या क्या रिलीज होता है, पेप्सिन
HCl एंड म्यूकस। ठीक है, अब इसका रोल क्या है, हम लोग अभी सारे ग्लैंड्स को अलग से करेंगे तो वहां लिखेंगे। यदि स्टमक में आपका आ जाए एग्जाम में कि स्टमक के बारे में लिखो तो आप ये लिखना, इट इज अ जे सब मस्कुलर स्ट्रक्चर, इट इज सिचुएटेड बिलो द डायफ्राम, ये डायग्राम बना देना और ये रिलीज होता है। ठीक है ना, पेप्सिन, HCl एंड म्यूकस। अब इसका चाहो तो इसका फंक्शन भी लिख सकते हो आप, ठीक है ना, लेकिन हम लोग वो ग्लैंड्स में अलग से करेंगे। आप चाहो तो यहां पे लिख देना कि ये क्या करेगा, डाइजेस्ट प्रोटीन, है ना। जब हम लोग अभी ग्लैंड्स में करेंगे ना उसको, अभी फिर डबल टाइम हो जाएगा। आप एग्जाम में कंजूसी मत करना, आप यहाँ इसके नीचे मैं जो आगे लिखवाऊंगा उसमें ग्लैंड्स में अलग से, ठीक है ना, वो इसके नीचे लिखना कि यहाँ पे ये क्या करता है, ये क्या करता है, ये क्या करता है, ताकि आपको प्रॉपर मार्क्स मिल सके यदि अकेला उसने स्टमक के बारे में पूछ लिया तो। ठीक है, चलो अब आ जाओ लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो 5th पॉइंट, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, तो स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू होता है ऐसे, और ये हाईली कॉइल्ड होता है, हाईली कॉइल्ड। ठीक है, दिस इज द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इसमें हम लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट क्या, इट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट, ये सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का। ठीक है ना, तो क्या लिखेंगे, इट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री canal. Second point, it is highly coiled. It is highly coiled. ठीक है. थर्ड पॉइंट, कंप्लीट डाइजेशन. देखो, फूड का कंप्लीट डाइजेशन, फूड का कंप्लीट एब्जॉर्प्शन वो कहां पे हो जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में. लार्ज इंटेस्टाइन में कोई डाइजेशन, कोई एब्जॉर्प्शन नहीं होता. फिर से सुनो, क्या कहा मैंने? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है. ठीक है. रुको एक चीज, रुको हम थोड़ा स्टमक में ना एक चीज भूल गए लिखना, उसका फंक्शन लिखना भूल गए थोड़ा. स्मॉल स्टमक करता क्या है? तो हम लिखेंगे स्टमक पार्शियली डाइजेस्ट द फूड. पार्शियली डाइजेस्ट द फूड. स्टमक क्या करता है? पार्शियली डाइजेस्ट करता है फूड को. स्टमक पार्शियली डाइजेस्ट द फूड and food in liquid form goes to the small intestine for complete digestion. समझ गए? मतलब स्टमक से क्या होगा ना, पहले पूरा ये ना स्टमक इसको तोड़ देगा, ब्रेक कर देगा, और फिर स्टमक से ना यहां से क्या होगा, बूंद बूंद करके ना स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा. समझ गए? और डाइजेस्ट होगा. जो स्टमक है, देखो जहां से स्टमक, ये मान लो स्टमक यहां से ऐसे था स्टमक, तो यहां पे स्फिंक्टर मसल लगा रहता है. स्फिंक्टर मसल. ये स्फिंक्टर मसल क्या करता है? फूड को अपोजिट नहीं जाने देगा, बैक फ्लो नहीं होने देगा. समझ गए? जब कभी किसी को उल्टियां हो जाती हैं, ठीक है ना, गैस बढ़ जाता है पेट में या उल्टी करना चाहता है वो, है ना, तो उस केस में क्या होता है कि आप देखना आपके ना जहां पे आपका थोरेसिक कैविटी है, मतलब कि आपका चेस्ट है, वहां पे ना जिस किसी को भी हुआ हो कभी वोमिटिंग, तो थोड़ा सा ना दर्द सा होने लग जाता है. वो इसी स्फिंक्टर मसल में दर्द होने की वजह से.
क्योंकि बार बार इस पर प्रेशर पड़ता है अपोजिट फ्लो होने की वजह से, तो उसमें दर्द होता है। लेकिन वो स्फिंक्टर मसल होता है, जैसे ये स्टमक है पूरा और यहाँ पे इसोफेगस है, तो इस इसोफेगस के पास भी लगा रहता है स्फिंक्टर मसल, ताकि बैक फ्लो ना हो फूड का, तो इस वाले में दर्द होने लग जाता है। और यदि आपने बहुत ओवर ईटिंग कर लिया, फूड ढंग से डाइजेस्ट नहीं हो रहा, बॉडी के लिए ठीक नहीं है, तो क्या करता है, ये जो स्फिंक्टर मसल है ना, ये ओपन हो जाता है और आपका फूड जो है ना बिना डाइजेशन के स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। स्टमक में वो ढंग से डाइजेस्ट नहीं हो जाता और स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है, जिसके वजह से लूज मोशन होता है। लूज मोशन होता है ना, वो इसी वजह से होता है। फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन में बिना कंप्लीट डाइजेशन मतलब थोड़ा सा भी डाइजेशन के चला गया, फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन में थोड़ा थोड़ा डाइजेस्ट होता है, बाकी फिर वो लूज मोशन के फॉर्म में वेस्ट मटेरियल बाहर आ जाता है। ठीक है, समझ गए? यदि स्फिंक्टर मसल का रोल पूछ ले तो व्हाट द स्फिंक्टर मसल डू? स्फिंक्टर मसल प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द फूड। मैं लिखवा भी दूंगा अभी, आप ये पॉइंट लिख लो। तेजस, ओके, तो स्मॉल इंटेस्टाइन पे थे हम लोग। अरे हाँ, तो क्या लिखा हमने? इट इज हाईली कॉइल्ड। उसके बाद हमें लिखना था कंप्लीट डाइजेशन and absorption of food. Complete digestion and absorption of food takes place in small intestine. ठीक है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि फूड का कंप्लीट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है। तो हम इसको अंडरलाइन कर देंगे ऐसे, कंप्लीट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, नोट कर लिया? देखो, अब जो इसका लेंथ है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन होगा वो हर्बीवोरस में अलग होगा और कार्निवोरस में अलग होगा। तो हम यहां पे ऐसे बना लेते हैं, चार्ट बना लेते हैं, लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। हो सकता है 1 नंबर या 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछ ले लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। तो लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हर्बीवोरस में और कार्निवोरस में अलग अलग होता है। हर्बीवोरस एंड कार्निवोरस। ठीक है, तो हर्बीवोरस में क्या होगा? हर्बीवोरस खाता है हर्ब्स, है ना, प्लांट्स। तो उस प्लांट्स में क्या होता है? सेल्यूलोज। तो सेल्यूलोज होने की वजह से, सेल्यूलोज कैसा होता है? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है जिसको डाइजेस्ट करना टफ होता है। इसीलिए हर्बीवोरस में स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ बहुत बड़ा होता है और लार्ज इंटेस्टाइन छोटा सा होता है। कार्निवोरस खाता है मीट, है ना, फ्लैश। तो वो क्या होता है? डाइजेस्ट करना इजी होता है, फ्लैश को डाइजेस्ट करना इजी होता है, जिसके वजह से कार्निवोरस के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन छोटा और लार्ज इंटेस्टाइन का लेंथ बड़ा होता है, लॉन्ग होता है। ठीक है ना, तो हम यहां लिखेंगे हर्बीवोरस eat plants that contains cellulose। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे cellulose
is very hard to digest. Cellulose is very hard to digest. ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इस पेज पे ना जगह नहीं बचा, ये लिख लो आप नीचे कंटिन्यू करना, मेरे पास यहाँ पे जगह नहीं बचा तो मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं। लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है कि वाई हर्बीवोरस गॉट साइज लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इन हर्बीवोरस इज स्मॉल लॉन्गर देन द कार्निवोरस। तो हमें ये ना कंपैरिजन लिखना होता है वहां पे प्रॉपर्ली, एक तरफ हर्बीवोरस लिखोगे एक तरफ कार्निवोरस, जैसे मैंने लिख रहा है ना ऐसे ही कंपैरेटिव फॉर्म में लिखोगे, क्योंकि आपको वो कंपैरेटिव टर्म में ही पूछ रहा है। आपको लग नहीं रहा है कि वो कंपैरेटिव टर्म में पूछ रहा है, लेकिन वो कंपैरेटिव टर्म में पूछ रहा है कि क्यों इससे अपोजिट होता है। तो इसे ऐसे टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे कि हर्बीवोरस इट प्लांट्स दैट कंटेन सेलुलोज इज वेरी हार्ड टू डाइजेस्ट, और वहां पे साइड में कार्निवोरस के लिए क्या लिखेंगे कि इट ईट्स, या कार्निवोरस में दे कर दो, इट से ज्यादा अच्छा दे कर दो, प्लूरल टर्म्स में लिखो, दे ईट मीट that is easy to digest, ठीक है ना। इसके नेक्स्ट नीचे हम लिखेंगे, ठीक है ना, कंटिन्यू करेंगे। तो मैं नेक्स्ट पेज में कर रहा हूं, ये लिख लिया। तो ये लाइन इस तरह से था, इधर की तरफ कार्निवोरस था, इधर हर्बीवोरस। तो हमने क्या लिखा था अभी नीचे, हमने लिखा था सेलुलोज इज वेरी हार्ड टू डाइजेस्ट। तो हम अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट पॉइंट, दिस इज द रीजन हर्बीवोरस गेट या हैज स्मॉल स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है ना। और इसमें लिखेंगे कि सो कार्निवोरस has short small intestine and long large intestine। क्योंकि क्या होगा ना, देखो जो हर्ब्स खाते हैं ना उनका फीकल वेस्ट मटेरियल ना कम निकलता है, सेलुलोज को डाइजेस्ट करना टफ होता है और थोड़ा वेस्ट मटेरियल भी कम प्रोड्यूस होता है। जो बोलो सर, आपने हर्बीवोरस में शॉर्ट स्मॉल इंटेस्टाइन लिखा है। ओह सॉरी, हाँ ये तो रॉन्ग लिख दिया, सॉरी उल्टा लिख दिया, सॉरी, इसको ठीक करो। हाँ, दिस इज द रीजन हर्बीवोरस हैज लॉन्ग स्मॉल इंटेस्टाइन एंड शॉर्ट लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है ना। और इसमें क्या होगा, सो कार्निवोरस हैज शॉर्ट स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लॉन्ग लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, क्योंकि फीकल मैटर बहुत ज्यादा इनको पास करना होता है कार्निवोरस को। तो लार्ज इंटेस्टाइन का काम ही होता है फीकल मैटर को पास करना, वेस्ट मटेरियल को पास करना। क्लियर, नोट कर लो। अब नेक्स्ट पॉइंट इसके बारे में, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में, जो पॉइंट नंबर कुछ भी हुआ हो, मान लो थर्ड फोर्थ पॉइंट जो भी है, तुम अपने अकॉर्डिंग लिख लेना, पॉइंट नंबर जो भी हो, मुझे याद नहीं है, ठीक है। तो यहां पे देखो क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हमने अभी जब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बनाया था तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या पैनक्रियाज जुड़ा हुआ है, पैनक्रियाज के पीछे से यहाँ पे लीवर भी जुड़ा हुआ है, गॉल ब्लैडर भी जुड़ा हुआ है, और स्टमक से तो फूड आ ही रहा है ना, पार्शियली डाइजेस्ट होके।
तो जो हमारा लीवर है वो बाइल बनाता है, हम आगे लिखेंगे इसको जब अभी ग्लैंड्स लिखेंगे, तो बाइल बनाता है, बाइल को वो स्टोर करता है गॉल ब्लैडर में, और जब भी हम फैट खाते हैं तो ये क्या करता है, बाइल को छोड़ता है, और ये इसी पैनक्रियाज की हेल्प से, पैनक्रियाज के डक्ट से स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है। और जो पैनक्रियाज है वो लाइपेज को छोड़ता है, तो लाइपेज भी इसी से आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में खुद का बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल में बहुत सारे ग्लैंड होते हैं, इंटेस्टिनल ग्लैंड्स कहते हैं। तो ये सब सारे ग्लैंड्स एंजाइम रिलीज कहां पे करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर सारा एंजाइम रिलीज हो जाएगा, और इसी तरह से वो फिर कंप्लीट फूड को डाइजेस्ट कर देंगे, ठीक है ना, समझ गए। तो हम इस पॉइंट को लिख लेते हैं, क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन gets the enzymes from liver, pancreas and in the wall of small intestine there are number of glands which secretes intestinal juice जूस कह लो, एंजाइम कह लो, एक ही बात है, जूस और एंजाइम्स, समझ गए। These enzymes perform the complete digestion of food in small intestine. यदि तुमसे पूछ ले एग्जाम में कि वाई कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है ना, तो हम यही पॉइंट लिखेंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन गेट्स द एंजाइम फ्रॉम लीवर, पैनक्रियाज एंड its wall and its को काटो यहाँ, and the wall of small intestine has लगाओ यार, has लगाओ यहाँ पे, has number of glands which secretes intestinal juice. These enzymes perform complete digestion of food in a small intestine, ठीक है ना। अब वो कौन कौन से एंजाइम प्रोड्यूस होता है, तो वो भी लिखना है हमें यहाँ पे एंजाइम्स, कि भाई ये एंजाइम ये काम करता है, ये एंजाइम ये काम करता है, ये एंजाइम ये काम करता है, ये भी लिखना होगा, लेकिन मैं उसको अभी नहीं लिखा रहा हूं, वो मैं लिखाऊंगा ग्लैंड्स में। लेकिन एग्जाम में यदि आता है तो आप वो सारे रिएक्शन यहाँ पे लिखोगे, डाइजेस्टिव रिएक्शन, मैं यहाँ पे बस लिख देता हूं आपके यहाँ कमेंट में, क्या कि आप इसके नीचे यदि स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पूछता है तो आप यहाँ पे फिर डाइजेस्टिव रिएक्शंस लिखोगे, डाइजेस्टिव रिएक्शंस। वो रिएक्शन मैं अभी आपको जब ग्लैंड पढ़ाऊंगा तो करूंगा, नहीं तो ये ना बार बार रिपीट हो जाएगा, आपका कॉपी का स्पेस ज्यादा ले लेगा फिर वो। इतना ये 2 पॉइंट लिखने के बाद हम सारे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स का वो लिख लेंगे यहाँ पे। जैसे क्या लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल जैसे फैट कैसे डाइजेस्ट होता है, प्रोटीन कैसे डाइजेस्ट होता है, ठीक है ना, स्टार्च कैसे डाइजेस्ट होता है, ठीक है ना, इसके सारे रिएक्शंस लिख देंगे तो फिर हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। मार्क्स जो है ये 3 मार्क्स में एक बार पूछा गया है तो 1 मार्क्स इसका मिल जाएगा, सॉरी हाफ मार्क्स इसका होता है, हाफ मार्क्स इसका होता है, ठीक है ना, और 2 मार्क्स पूरे इन रिएक्शंस के होते हैं, ठीक है ना, तो ये पूरे आपको 3 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है ना। जो मार्किंग स्कीम था बोर्ड का वो यही था, हाफ इसका था, हाफ इसका था इस पॉइंट को लिखने का, और 2 पॉइंट इसके कि फैट का डाइजेशन कैसे होगा, प्रोटीन कैसे होगा, स्टार्च कैसे होगा। तो वो रिएक्शन में अभी आपको लिखवाऊंगा, जब मैं ग्लैंड्स करवाऊंगा तो आप वहां से ये सारे रिएक्शन यहाँ पे लिख दोगे, ठीक है ना। एग्जाम में ना आपका देखो
एग्जाम में जैसे मैं अभी आपको कॉपी लिखवा रहा हूं ना, उसमें तो मैं बहुत सारे इंफॉर्मेशन लिखवा रहा हूं, आपको क्वेश्चन सिंथेसिस करना आना चाहिए कि एग्जाम में मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा है, तो जो मैं नोट पढ़ के आया हूं, जो मैं अपने भाई कॉपी में पढ़ के आया हूं, कॉन्सेप्ट क्लास में पढ़ के आया हूं, तो अपने आंसर को मैं कैसे सिंथेसिस करूंगा, उसमें क्या क्या एलिमेंट डालूंगा, ठीक है ना, कि भाई डायग्राम का एलिमेंट डालना है, स्टेटमेंट डालना है, रिएक्शन डालना है। तो इन नोट्स में से आप वहां वहां से चीजें जब याद रहेगा तो एलिमेंट्स डालोगे अपने आंसर में। ये नहीं कि मैंने स्मॉल इंटेस्टाइन में सपोज करो बस ये इतना लिखवा दिया तो आप इतना लिखवा के छोड़ दो, आंसर नंबर नहीं मिलेगा, फिर आपको उसमें ये भी एसोसिएट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, जितना एलेबरेट करोगे अपने आंसर को, जितना प्रॉपरली सटीक और एलोब्रेशन के फॉर्म में लिखोगे, नंबर उतना ही मिलेगा। इलेबोरेशन का मतलब लेकिन गलत मत समझ जाना, क्या बहुत स्टूडेंट समझ जाते हैं कि बहुत सारे पॉइंट्स लिख दो, बहुत सारे लाइंस में लिख दो। बहुत सारे लाइंस में यदि आपने सत्यनारायण भगवान की कथा लिख दी तो थोड़ी ना नंबर मिल जाएगा, उसमें आपको उसके जो कीवर्ड्स हैं वो तो लिखना पड़ेगा ना। मान लो इसमें स्टोरी लिख दिया और ये फैट प्रोटीन स्टार्च का रिएक्शन लिखा है नहीं कि कैसे डाइजेस्ट हुआ वो, तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, फिर आप सोचोगे कि यार लिखा तो इतना था, ठीक है ना। इलैबोरेशन का मतलब जो जो उसके एलिमेंट है, डायग्राम का एलिमेंट है, रिएक्शन का एलिमेंट है और स्टेटमेंट के एलिमेंट्स हैं वो डालने हैं, तो वो डालो वो एलिमेंट्स सारे, नहीं तो नंबर नहीं मिलेगा। क्लियर हुआ ये बात। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट एब्जॉर्प्शन भी होता है, तो वो कैसे होता है, तो हम इस पॉइंट को लिखते हैं, जो भी पॉइंट हो, ये 5th नंबर, कंप्लीट एब्जॉर्प्शन of food, complete absorption of food takes place in small intestine. कैसे, तो अभी एक डायग्राम बनाएंगे। देखो स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसे है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। तो हमने यहां से इसका एक सेक्शन काट लिया, एक सेक्शन ऐसे काटा तो गोल सा निकलेगा, है ना। तो उस सेक्शन को मैं यहां पे दिखा रहा हूं, कैसे, देखो कैसे दिखता है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है। उस स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर पार्ट में इस तरह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, तुम में से किसी ने यदि कोई वो खाता होगा, मीट वगैरह खाया हो, ठीक है ना, कभी तो, और इंटेस्टिनल पार्ट कभी देखा हो गोट का, तो वो देखना वो टॉवेल की तरह दिखता है, टॉवेल की तरह। वो एक्चुअल में यही होता है। ये जो मैं आपको दिखा, ये मैंने बनाया है, ये एक्चुअल में क्या है, ये दिस इज द स्मॉल इंटेस्टाइन, उसका क्या है, वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, दिस इज द विलाई, ठीक है ना। अब इन विलाई में क्या होता है, बहुत सारा ब्लड सप्लाई होता है, ऐसे ब्लड सप्लाईज, देख रहे हो, ऐसे ब्लड सप्लाईज गया होता है। आपके पास रेड पेन हो तो आप एग्जाम में इस तरह से ऐसे ड्रॉ कर देना, ठीक है। तो ये क्या है, दिस इज द ब्लड वेसल्स, ठीक है। और ये बनाया क्या हमने, सेक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। और इसको ना थोड़ा सा अच्छी तरह बनाओ, रुको, ये स्मॉल इंटेस्टाइन था हमारा, तो हमने क्या किया, यहां से इसको काटा स्मॉल पार्ट और यहां पे इसको मैग्नीफाई कर दिया,
है ना, सेक्शन को, सेक्शन मैग्नीफाइड सेक्शन, तो वो हमें ऐसा दिख रहा है। ठीक है, तो जो फूड होगा इसके अंदर, ये जो फूड होगा अब वो इसको डाइजेस्ट कर, एब्जॉर्ब कर लेगा। ये हो गया तुम्हारा फूड पार्टिकल्स, है ना, डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स। ठीक है ना। तो अब हम इसमें क्या लिखेंगे, सुनो पहले अभी कि क्या लिखेंगे, देयर आर नंबर ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन which absorbs the nutrients in the blood stream. These projections are called microvilli. ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम लोग इसमें, wall of the small intestine has number of finger like projection, finger या hair like projection called microvilli, villi कहते हैं, microvilli भी कहते हैं, called villi। ठीक है ना। 6 पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, विलाई क्या करता है, देखो ये फोल्ड क्यों हो गया, मान लो जैसे कि एक सर्कुलर, ये हमारे पास कोई कुछ है सर्कुलर, इस पे मैं ना एक धागा रखना चाहता हूं, थ्रेड, यदि मैं ऐसे रखूंगा गोल तो छोटा सा धागा आएगा, लेकिन मैं ऐसे करके रखूंगा तो बड़ा सा आ जाएगा ना, सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा। तो सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाए डाइजेशन के लिए, इसीलिए ये क्या हो गया है, फोल्ड हो गए। विलाई increases the surface area for the absorption of digested food. Villi increase the surface area for the absorption of digested food. नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, it has blood vessels, it means क्या, विलाई, ये it कौन है, विलाई has blood vessels which carries nutrients to the cells, वो सेल्स को लेके चला जाएगा। तो यदि आपसे पूछे एग्जाम में कि हाउ एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन, तो आप सबसे पहले ये डायग्राम बनाओगे, उसको लेवल करोगे, फिर ये लिखोगे कि वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज नंबर ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन और हेयर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विलाई इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द digested food. It has blood vessels which carries nutrient to the cells. पूरे सेल्स में, बॉडी के हर सेल्स में ले जाएगा, यानी एसिमुलेट करेगा। ठीक है, लिख लिया, नोट करो, कोई डाउट है तो पूछो, कुछ भी, कोई भी डाउट। चलिए, तो अब आप नेक्स्ट लिखिए 6, स्मॉल इंटेस्टाइन कितने नंबर पे था, 5 नंबर पे, तो आप 6 नंबर लिखोगे। अब 6th लार्ज इंटेस्टाइन, हेडिंग डालो लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, तो लार्ज इंटेस्टाइन का ना हम लोग थोड़ा डायग्राम पहले बना लेंगे। जब भी बायो बिना डायग्राम की अधूरा है, केमिस्ट्री बिना केमिकल रिएक्शन के अधूरा है, फिजिक्स बिना डायग्राम और बिना मैथमेटिकल इक्वेशन के अधूरा है, तो ये ध्यान रखना हमेशा।
ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, दिस इज रेक्टम, this is anus, this is a small intestine, end part है उसका, end part, और this is appendix, appendix, sometimes it is called vermiform, vermiform मतलब worm की तरह दिखता है, पतला सा, जो वॉर्म्स होते हैं ना, जैसे अर्थ वॉर्म, ये सब, इसलिए कहते हैं वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन पर एक लाइन होता है ऐसे, उसको कहते हैं सीकम, सीकम ऐसे एक लाइन होता है, ठीक है ना, रेक्टम तक, इसे कहते हैं सीकम, ठीक है ना, मतलब ये हेल्प करता है कॉन्ट्रैक्शन वगैरह में, ठीक है ना, इसीलिए ये होता है, ये फाइब्रस होता है, ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है भाई। जब तक कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा लार्ज इंटेस्टाइन में, देखो होता क्या है, सारा वेस्ट मटेरियल यहाँ पे आ जाएगा, जमा होगा, यहाँ पे वेस्ट मटेरियल जो है आके जमा होता रहेगा ऐसे, है ना, तो इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा, है ना, तो वो क्या करेगा, ऊपर जाएगा, है ना, ऐसे पास होता जाएगा, फिर पास होगा वेस्ट मटेरियल यहाँ कॉन्ट्रैक्शन की हेल्प से, और आके ना रेक्टम में जमा रहता है ऐसे करके, ठीक है ना, वेस्ट मटेरियल। रेक्टम में क्या होता है, एक सप्लाई होता है न्यूरॉन का, है ना, नर्वस सिस्टम का, वो इंफॉर्मेशन भेजता है कि भाई रेक्टम फुल हो चुका है, जिससे फिर आदमी फिर डेफिकेशन के लिए जाता है। पॉटी करना मत बोल देना तुम लोग, ठीक है ना, पॉटी तो जनरल लोग बोलते हैं, जो हम लोग पॉटी करने को प्रॉपर इंग्लिश में एक सही मतलब लर्नेड टर्म है, उसको हम कहते हैं डेफिकेशन, 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 और जो सुसु जाते हैं उसको कहते हैं मिचुरेशन, मिचुरेशन, ठीक है ना, ये अपने उसके लिए रखो कि डेफिकेशन एंड मैच्योरेशन बोलते हैं। तो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, नो एब्जॉर्प्शन, नो डाइजेशन। सबसे पहले हम लिख लेंगे इट इज स्मॉल इन हर्बीवोरस, हर्बीवोर्स एंड लार्ज इन कार्निवोर्स, ठीक है। नो डाइजेशन, नो एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड टेक्स प्लेस हेयर, यहां कोई एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन नहीं होता। तो फिर होता क्या है, इट पासेस द फीकल मैटर, वेस्ट मटेरियल को पास करता है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, अच्छा ये थोड़ा बहुत एब्जॉर्ब करता है वाटर, थोड़ा बहुत वाटर एब्जॉर्ब करता है, और क्या करता है ये थोड़ा बहुत जो ड्रग होता है ना, जो दवाइयां होती है उनको एब्जॉर्ब कर लेता है। इट एब्जॉर्ब्स लिटिल water and some drugs, medicine, ठीक है ना। फोर्थ पॉइंट, it passes fecal matter या waste to the rectum for egestion के लिए, ठीक है ना, नोट कर लीजिए। डायग्राम ड्रॉ कर लिया, ओके। अब ये लिख लो, ये मत लिखना, ये तो मैंने आपके बस इंफॉर्मेशन के लिए बताया।
अच्छा, ये एक चीज और, लार्ज इंटेस्टाइन में जो भी मूवमेंट होता है ना, जिस मूवमेंट की वजह से ये जाता है, देखो यही मूवमेंट कौन सा हो रहा है, देखो ऐसे ही तो हो रहा है मूवमेंट, दिस वन, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, क्या मूवमेंट कहते हैं इसको? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, है ना? तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ही यहां भी होता है पास करने के लिए। अब चाहो तो ये लिख लो, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट passes waste in colon, है ना? कोलोन में भी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ही होता है, जैसा इसोफेगस में होता है वैसा ही यहां भी होता है, ठीक है ना? ठीक है ना? तो इस तरह से हम लोग जो है लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में लिखते हैं। ओके, अब ये छोटा सा पार्ट रह गया एनस। तो एनस में कोई खास नहीं है, इट पासेस द फीकल मैटर, बस, और कुछ भी नहीं है। रेक्टम स्टोर्स द फीकल मैटर और एनस पासेस द फीकल मैटर। इसके अलावा अब एलिमेंट्री कैनाल में हमें इससे ज्यादा कुछ पूछना नहीं है। एनस के बारे में आपसे कुछ ज्यादा पूछता ही नहीं है, ठीक है ना? एनस में ना, एनस देखो, ज्यादा यदि आप ऑयली फूड खाओगे, डाइजेशन में प्रॉब्लम होगा, तो क्या होता है, जो एनस का माउथ होता है ना, एनस का मतलब जो ये ओपनिंग, तो एनस के ओपनिंग के पास क्या होता है, ऐसे मसल्स आ जाता है ना? और इस मसल्स में क्या होता है ना, ब्लीडिंग होने लग जाता है, ब्लीडिंग, जिसको हम कहते हैं कि पाइल्स हो गया, ठीक है ना? तो हमें ऐसे फूड जो ज़्यादा ऑयली हो, डाइजेशन को रोकता हो, कब्ज जिसे कहते हैं, वो करता हो, तो ऐसे फूड से बचना चाहिए, क्योंकि वो पाइल्स को बढ़ावा देता है, ठीक है ना? सो पाइल्स में ना, समाज में एक ऐसा फैला हुआ है कि भाई पाइल्स हो गया, हे भगवान ये क्या हो गया। तो दिस इज अ डिजीज, इसका ऑपरेशन होता है, आप ऑपरेशन करा सकते हैं, या अपनी जो फूड हैबिट है उसको ठीक कर लो तो ये ठीक हो जाएगा, ठीक है? हाँ, और रेक्टम स्टोर करता है, फीकल मैटर को स्टोर करता है, राइट? तो ये एलिमेंट्री कैनाल हम लोगों ने खत्म कर लिया। इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे, वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे क्या क्या? नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे एक तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ठीक है? और दूसरा हम लोग करेंगे मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन, ठीक है? तो डाइजेस्टिव ग्लैंड एंड मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन करेंगे, राइट? और आपका डाइजेशन का जो पार्ट, न्यूट्रिशन का पार्ट है लाइफ प्रोसेस का, वो खत्म हो जाएगा, और फिर रेस्पिरेशन का स्टार्ट करेंगे, ठीक है? कंप्लीट, आप लोग कंप्लीट एक बायो का ना एक रजिस्टर बना लो, प्रॉपरली बायो का ना एक रजिस्टर बनाओ, ठीक है ना? 400 पेजेस का, कम से कम 400 पेजेस का, मतलब साइंस का, नॉट बायो, साइंस का, ठीक है? साइंस का एक नोट बनाओ 400 पेजेस का, और प्रॉपरली एक एक चीज नोट करो। अपने साथ पेन रखो, एक रेड पेन रखो, एक ब्लू पेन, और एक क्या कहते हैं, एक रेड, एक ब्लू और एक ब्लैक, ठीक है ना? और प्रॉपरली नोट्स बनाओ। देखो, बोर्ड एग्जाम में उसी बच्चे के अच्छे मार्क्स आते हैं, 80 आउट ऑफ 80 क्या आएंगे, जिसके नोट्स बहुत अच्छे बने होंगे। क्योंकि जितना अच्छा आप नोट बनाओगे, इसका मतलब आपने उतना समझा है, नोट पे मेहनत किया है, ठीक है? तो रिवाइज जब करोगे ना, तो आपको वो फायदा करेगा, ठीक है? और जब हम लोग रिवीजन करेंगे और क्वेश्चंस करेंगे, टेस्ट्स करेंगे, तब क्या होगा, जो भी हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड करना होगा, वो अपने कॉपी में हम लोग ऐड करते जाएंगे। वो नोट्स के स्टिकी नोट्स आप ले लेना, स्टिकी नोट्स के थ्रू उसमें जहां जहां हमें लगेगा कि हाँ कुछ ऐड करना है, कुछ ये चीज लिख लेते हैं, तो स्टिकी नोट के थ्रू ऐड करते जाएंगे। 80 आउट ऑफ 80 का अपना रहेगा जो है टारगेट, और आराम से हम लोग ले पाएंगे, ठीक है ना? जो भी आपका डाउट हो वो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो, 92533067 पे व्हाट्सएप कर सकते हो, या कमेंट सेक्शन। सबसे अच्छा मैं पहले कमेंट सेक्शन देखता हूं, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो, ठीक है ना? उसमें कमेंट सेक्शन का रिप्लाई मैं पहले दूंगा, ठीक है ना? तो कमेंट सेक्शन में अपने लिखो जो भी डाउट है,
यदि कोई डाउट है जो बिल्कुल भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप व्हाट्सएप तब जाके करना। व्हाट्सएप पे भाई देर हो सकता है, लेकिन कमेंट सेक्शन डेली चेक करता हूं मैं, तो कमेंट सेक्शन में आपकी प्रायोरिटी पहले होगी आंसर जाने की, राइट। आप अपना नंबर भी छोड़ सकते हो कमेंट सेक्शन में, ठीक है, या आप मुझे मैसेज कर सकते हो कि सर मुझे क्वेश्चन आया नहीं, आप मुझे कभी समझा देना, तो मैं आपको व्हाट्सएप पे भी समझा दूंगा, कमेंट सेक्शन में भी समझा दूंगा, कैसे भी होगा समझा दूंगा आपको, ठीक है ना। लेकिन प्रॉपरली आपका टाइम है MWF आपको और TTS। तो TTS जो है ना, आप आराम साइंस जो है ना एकदम 4 बजे बैठ जाया करो, 4:30 बजे, और 1 घंटे साइंस अपना वीडियो ऑन करो और प्रॉपरली पढ़ो, ठीक है ना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।